वेलकम बैक। और खबर है ब्लू एरिया ट्रेडर्स यूनियन की इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फर्रुख एजाज से तफसीलात जानते हैं, बताइए फर्रुख। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज रुकवाने से मुतल्लिक ताजरों की दरखास्त पर समाअत हुई है और दरखास्त गुजार राजा हसन अख्तर के वकील इनाम अमीन मिनहास अदालत में पेश हुए, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील से इस्तफसार किया कि राजा साहब जल्दी क्या है, मैं अमूमन हफ्ते को केसेस को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन आप बताएं कि क्या उजलत है। वकील दरखास्त गुजार का ये कहना था कि 2 दिन से पूरा इस्लामाबाद और कारोबार बंद है, बच्चों के इम्तिहानात भी चल रहे हैं और 1.5 लाख बंदे रोजाना इस्लामाबाद में आमदोरफ्त करते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि मैं सूरत हाल को समझ सकता हूँ, मैं खुद कंटेनर के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। वकील राजा इनाम अमीन मिनहास का ये कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस में तो अभी 1 हफ्ता पड़ा है। एक चीज़ हर एक को याद रखनी चाहिए कि हर शहरी के हकूक़ होते हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि एक शहरी के हकूक़ के साथ साथ दीगर के हकूक़ का भी ख्याल रखना होता है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी रोस्ट्रम पर बुलाया। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से वजीर ये कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि पुलिस के किसी जिम्मेदार ऑफिसर को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा वजीर दाखिला के हवाले से भी अदालत की जानिब से ये हिदायत की गई कि बहुत शुक्रिया फर्रुख एजाज। खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में केपी हाउस पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ज़ुल्क़रनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। ज़ुल्क़रनैन बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 26 नंबर चौकी पे वहाँ से जाने की बजाय उन्होंने ईरान एवेन्यू का रास्ता जो है, जो कि खुल चुका था, वहाँ और ईरान एवेन्यू से होते हुए वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए तो अचानक कॉल चली कि 100 गाड़ियों का जो काफिला है वो वहाँ पर 100 गाड़ियों का काफिला जो है वो रेड जोन की जानिब दाखिल हो रहा है। तो जिसके बाद फौरी तौर पे जो मार्गरा रोड था रेड जोन का वो फौरी तौर पे बंद किया गया। वहाँ रेंजर की नफरी और उसके बाद जो है दीगर जो पुलिस एहलकार थे, इंतजामिया, वो भी वहाँ पर पहुंची और गेट भी बंद कर दिए गए। लेकिन जब ये काफिला वहाँ पहुंचा है तो उन्होंने 7th एवेन्यू की तरफ अपना रुख कर लिया और फिर वहाँ से वो चाइना चौक पर पहुंचे और वहाँ पर जाके उन्होंने विक्ट्री का एक निशान भी बनाया है। कारकुनों में भी वो घुल मिल गए। उसके बाद जो है वो केपी हाउस रवाना हो गए सिक्योरिटी कैमरा और इस वक्त जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा केपी हाउस पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात टी चौक के हवाले से बात करूं तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। पुलिस की जानिब से मुसलसल जो शेलिंग का सिलसिला है वो जारी है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के साथ साथ जो बंटे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। डी चौक की सूरत हाल है, जबकि वज़ीर आला केपी खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच चुके हैं। ज़ुल्क़रनैन हैदर, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फौज के मजीद जवान तैनात कर दिए गए। ज़राए का कहना है पाक फौज ने इस्लामाबाद में डी चौक जाने वाले रास्तों पर जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली है। पाक फौज इस्लामाबाद में किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। कानून की अमलदारी के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। पाक फौज के दस्ते ने 26 नंबर चौंगी का कंट्रोल भी संभाल लिया। रेंजर्स, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस भी 26 नंबर चौंगी पर तैनात है। जिला इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मरासला भी जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक फौज को सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। मकामी कमांडर विफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और तहवील में लेने के इख्तियारात होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, जांसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाजत होगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। शरपसंदों या खतरात की इतलात पर कार्रवाई की जाएगी। फौज पुलिस की अदम मौजूदगी में मुलव्वस अफराद को तहवील में ले सकती है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज एससीओ समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर फौज तलब कर ली गई है। वजारत दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन में कहा गया पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत पंजाब में तलब किया गया। पाक फौज को शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर तैनात किया जाएगा। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस को एयरपोर्ट,
एयर बेसेस, गैर मुल्की मंदूबीन की सिक्योरिटी और अहम मकामात पर तैनात किया जाएगा। पंजाब में पाक फ़ौज को खुसूसी इख्तियारात देने का भी फैसला किया गया है, जिसके क़वाइद व ज़वाबित भी जारी किए गए। इन क़वाइद व ज़वाबित के तहत फ़ौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी ख़तरे, धमकी और हमले की सूरत में इक़दामात कर सकेंगे। मकामी कमांडर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर सकेगा। शरपसंद अनासर को वार्निंग देने की गर्ज से हवाई फायरिंग की भी इजाज़त होगी। पुलिस की अदम मौजूदगी में फ़ौज को शरपसंद अनासर को तहवील में लेने की इजाज़त होगी। अमन कायम रखने के लिए पाक फ़ौज को इंसदाद फसादात इख्तियारात हासिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस की तो इंतहाई इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इन लोगों का मकसद SCO कॉन्फ्रेंस सबुताज करना है, ऐसा नहीं होने देंगे। समझाने की कोशिश की है लेकिन इनके अज़ाइम कुछ और हैं। अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन के काफ़िले की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम गलत है। रेड लाइन जाली वफाकी हुकूमत ने क्रॉस की है। अली अमीन गंडापुर के नहीं, हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। मोहसिन नकवी अपनी जाली हुकूमत की ज़िम्मेदारी वज़ीर आला पर ना डालें। आज अफ़गान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले में PTI कारकुन मौजूद हैं। अगर अली अमीन के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर ना गुजारते। मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत, सदर और वज़ीर आज़म मुसलसल राब्ते में है। जो भी हिकमत अमली तय होगी उस पर अमल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी और वज़ीर आला KP पर आर्टिकल 6 लगाने के सवाल पर जवाब। बाकी हुकूमत के पास एमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में एमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर है? और दूसरा कि वज़ीर आला KP जो है स्टेट के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, जब तक दम है हम आगे बढ़ते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। सहाफ़ी के सवाल पर अली अमीन का कहना था, जो करना है कर लें, हमें कोई परवाह नहीं। मेरा इख्तियार बानी PTI के पास है, जिसने बात करनी है उनसे करे। जो कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह, जब तक हमारे में दम है, हिम्मत है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सामने यहाँ पे पूरी रात 16 घंटे एक जगह पे मुकाबला हुआ, पहले 3 घंटे एक जगह पे। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह हक है, इंशाल्लाह आगे नहीं पहुँचाएगा। सर, धमकियां दी जा रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। किसी चीज की परवाह नहीं है, हम हक के लिए खड़े हैं और हमें हुकूमतों की परवाह नहीं है। हम अपना हक लेंगे, पाकिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान के अवाम के लिए लेंगे। मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है, किसी ने बात करनी है इमरान खान से बात करे, नहीं मेरे साथ बात करने का फायदा है और नहीं मुझसे बात करने की जरूरत है। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और गवर्नर राज का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI यहूदी एजेंडे पर अमल पैरा है। इनका वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। तालिबान के मुसल्लह जत्थे इनके साथ आ रहे हैं। लाशें गिरने से तहरीक इंसाफ को फायदा नजर आ रहा है। PTI की लीडरशिप इनवाइट करेगी जयशंकर को, तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कहीं आमना सामना हो जाए तो इस चीज से भी गुरेज करते हैं कि उनके साथ हाथ मिलाना पड़े। वो लोग जो है उनको D चौक में जलसे में जो है ना वो इनवाइट कर रहे हैं। उनका ये हमला जो है ना, हम इसको एक दुश्मन कुव्वत का हमला समझते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उनको कहा गया कि आप ये SCO कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट SCO कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान जो है अपना एक मकाम जो है बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर जो है एस्टेब्लिश ना कर ले। PTI को कोई लाशें ना मिलें, वो लाशें उठाना चाहते हैं। ये साजिश का हिस्सा है, जिसके ऊपर ये पिछले 10, 12, 15 साल से हुक्मरान है, जहाँ के ये माल खा रहे हैं, ये बैठ के दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जिसको दिवालिया कर दिया हुआ है उसको, उसके माल से ये हमला आवर हो रहे हैं। जिन तालिबान के हाथों पे हमारे जवानों का खून है, हमारे सिविलियंस का खून है, उनको साथ लेके आ रहे हैं मुसल्लह जत्थे जो हैं उनके तालिबान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुताल्लिक़ बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की शख्सियत को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक़ है। PTI की सियासी जद्दोजहद अंदरूनी है, इससे जयशंकर का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही इसमें भारत समेत किसी गैर मुल्की का अमल दखल है। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं।
डी चौक ऐसी मुकद्दस जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। ये दुरुस्त है, डी चौक के एहतजाज के लिए ना मैं निकला ना कोई MNA, हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे। शेलिंग और गोलियां चलाना गैर जमहूरी है। फैजाबाद में हंगामा राई और पुलिस एहलकारों को जख्मी करने पर PTI के 17 नामजद और 250 नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि PTI कारकुनों ने फैजाबाद पर पुलिस एहलकारों और मोबाइल वैन्स पर हमला किया। कारकुनों के पथराव से 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। कारकुन डंडे उठाए नारे लगाते फैजाबाद जा रहे थे। जख्मी पुलिस एहलकारों में आकिब, वक्कास, अस्टार अहमद और उमर सगीर शामिल हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वजीर इत्तलात से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुशहाली को परेशान करना चाहता है वही शख्स पाकिस्तान के हर इदारे को परेशान करना चाहता है, पाकिस्तान की तरक्की को परेशान करना चाहता है, पाकिस्तान की सलामती को परेशान करना चाहता है। क्योंकि ये मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ कि ये शख्स जो है ये आप पे इम्पोज किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर थोपा गया है। अभी ऐसी कौन सी अहम चीज़ है, ऐसी कौन सी क़यामत गुज़र रही है कि जिन हालात में पाकिस्तान में मलेशिया के आला सतही वफ्द मौजूद हो, पाकिस्तान में शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो है एक अहम इवेंट होने वाला हो, पाकिस्तान में रिसेंटली IMF ने आपके लिए एक फिर जो आपका एक देरीना एक ज़रूरत थी उसको पूरा कर दिया हो, पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो इस तरह के इवेंट्स आने वाले हों, ऐसे मौके पे माजी की तरह से आपने कोशिश की कि डिस्टर्बेंस पैदा हो। आप कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से ऐसी मुश्किलात पैदा की जाएं कि हालात ख़राब हों। ये जितने भी वाक़यात हैं इनको बराए मेहरबानी आइसोलेशन में ना देखें। इसकी हर वाक़ये के पीछे कोई ना कोई कड़ी मौजूद है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वज़ीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं, और ये पूरा प्री प्लान एक प्लान चल रहा है। इस्लामाबाद शहर में भी पहले से ही इनके लोग पहले पहुंचा दिए गए थे, जो अभी मुख्तलिफ जगहों पर जत्थों से निकल रहे हैं, उनके पास भी आंसू गैस के टीयर गैसेस मौजूद हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है। फिर इस्लामाबाद में ही जब ये आ रहे हैं तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के गरीब लोगों के वसाइल के साथ आ रहे हैं। उनकी फायर टेंडर्स भी साथ आ रही हैं, उनकी एम्बुलेंसेस भी साथ आ रही हैं, उनकी क्रेनें भी साथ आ रही हैं, उनके वर्क्स एंड सर्विसेज की मशीनरी भी साथ आ रही है जी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप मुल्क को ललकार रहे हैं, पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जिस तरह इनके लोगों ने पहले कहा था ना कि अगर इनके लीडर के लिए कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उस एजेंडा पे काम हो रहा है। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये बातें आइसोलेशन में नहीं है। 2 दिन पहले इनके फैमिली मेंबर जैक गोल्डस्मिथ ने जो ट्वीट किया था कि दुनिया के नक्शे में वाहिद उम्मीद की किरण है तो वो इसराइल है। ये जैक गोल्डस्मिथ जिनके इलेक्शन के वर्क के लिए खान साहब सादिक खान के मुकाबले में करने लंदन गए थे,
اس نے خود اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل اس وقت جو کر رہا ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جو مطلب مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایران پہ حملے کر رہا ہے، وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے، اس کے سپورٹ میں اس وقت عمران خان کے اپنے فیملی ممبرز وہ اس وقت کھل کے بول رہے ہیں۔ اور کل جو ان کے ایک مشیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بات کہہ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جے شنکر جو ہے وہ ڈی چوک پہ آ کے خطاب کریں۔ چند دنوں میں آپ ایک اور بیان سنیں گے جس میں یہ کہیں گے کہ نیتن یاہو بھی یہاں پاکستان میں آئے، وہ بھی آ کے خطاب کریں ڈی چوک پہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس سے زیادہ کھل کے وہ اور پاکستان کے لیے نہیں آ سکتے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں کنسنسس ہو۔ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے مدد کر سکیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر یہ کام کر سکیں۔ اور انفارچونیٹلی جو فسادی ٹولہ ہے جس کا مقصد ٹارگٹ پاکستان ہے، یہ بات میں پہلے بھی میں نے 100 دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کی اور اس کے جو اس کا پیچھے اس کے اسپانسرز کی لڑائی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے، ان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ پاکستان پہ ظاہر ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس پہ جنگی طور پر حملہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا الحمدللہ، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایک ایسا جوہری ہتھیار دے دیا کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ملک ہے، اور کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مہربانی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے پاکستان کے اوپر۔ پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی۔ اب دفاعی صلاحیت تو پاکستان کی مضبوط ہے۔ اب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سے جا کے افراتفری پیدا کریں اور پاکستان کے اندر سے جا کے حالات کو خراب کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو چنا۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تو میں تو ان کے خلاف بات کروں گا شاید، لیکن یہ بات ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی، یہ بات حکیم سعید مرحوم نے کہی تھی، اور اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں پھر ستار ایدھی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں۔ اور آج سے اگر 25-30 سال پہلے جب 2018 کے انتخابات بھی نہیں ہوتے، عمران خان پراپر لانچ بھی نہیں ہوا تھا، اگر ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی تو خدا کے واسطے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر کو دوبارہ سن لیں، نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کرے تو اس کو سن لیں دوبارہ، اور پھر آپ ساری چیزوں کو آپ منسلک کر لیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا لنڈن میں میئر کی الیکشن میں زیک گولڈ سمتھ کا الیکشن ورک کرنا بھی اس کو جوڑ دیں ساتھ میں، پھر 2 دن پہلے زیک گولڈ سمتھ کے بیان کو بھی جوڑ لیں، پھر کل جو جے شنکر کا بیان ہے اس کو بھی جوڑ دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے آئین کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی استعمال کچھ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کے آقاؤں کا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی عوام کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ہر بار اس کو جتھوں کی صورت میں اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ اب اس میں وہ خیبر پختونخوا کی جو اصل عوام ہے وہ کم ہوتی ہے، اور پیچھے جو ہے
میں نے کہا کہ جس طرح ابھی بھی انہوں نے پکڑے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے خیبر پختونخوا کی قوم بہت مضبوط قوم ہے، جرأت مند قوم ہے. ہمیں فخر ہے اپنے پورے چاروں صوبوں کی ہر قوم پر. ہمارے پختون بھائیوں پہ ہمیں فخر ہے، ہمارے پنجابی بھائیوں پہ فخر ہے، ہمارے بلوچی بھائیوں پہ فخر ہے، ہمارے سندھی بھائیوں پہ فخر ہے. یہ ساری ہمارے پاکستان ایک گلدستہ ہے، اس میں صرف نفرت کی آگ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کا سربراہ وہ پھیلا رہا ہے. وہ اس طرح پھیلا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو غلط راہیں دی جا رہی ہیں، غلط طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں کہوں گا کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور جس طرح اپنے وفاق پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے نتائج قانون کے زمرے میں، اخلاق کے زمرے میں اچھے نہیں ہوتے. ان کو چاہیے کہ ابھی بھی اپنی راہیں سیدھی کر لیں. جو آپ کے گریونسز ہیں، آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ کے رہنما پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ میں باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کی تقریریں آپ لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ اپنے مسائل کو آ کے حل کریں. لیکن کیونکہ آپ کا مسئلہ اس وقت وہ مسائل نہیں ہے، آپ کا ٹارگٹ اس وقت پاکستان ہے اور پاکستان کی خوشحالی ہے، اور پاکستان کی خوشحالی کو آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آج تک کون سی پولیٹیکل پارٹی نے کہا ہے کہ جی بھارتی جو ہیں وہ آفیشلز آ کے پاکستان میں ڈی چوک پہ تقریر کریں یا فلانی جگہ پہ تقریر کریں؟ کون سی پارٹی نے یہ کہا ہے؟ اور اتنی جرأت آج تک پاکستان میں کس پارٹی نے دکھائی ہے؟ یہ جرأت نہیں ہے، یہ پیچھے سے ایجنڈا کچھ دوسرا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں نتائج بھی کچھ ڈفرینٹ ہیں. اور یہ نتائج جو ہیں، حکومت اس وقت بردباری سے کام کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت امید کی کرن ایک آ گئی ہے. پاکستان میں اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، مہنگائی کم ہونے کے لیے جا رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. انٹرسٹ ریٹ جیسے ہی کم ہوں گے تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی، آپ کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ملیں گے، مزید انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اس وقت سندھ حکومت کوششیں کر رہی ہے، اکنامک زونز بن رہے ہیں سندھ میں مزید انڈسٹری لگانے کے لیے جو ہے اقدامات لیے جا رہے ہیں. جو اس وقت 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ جو بھی بے گھر لوگ سیلاب زدگان تھے ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر. لوگوں کی زندگی کی لائف اسٹائل کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے ایگریکلچر کی کراپس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کے ملک میں بہتری کے لیے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کی ترقی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت جو روکا جا رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ملک کے ہر ادارے کو مضبوط کریں، ہر ادارہ اپنا آئینی کام ہے اس پہ رہے، ہر ادارے کو مضبوط کریں. ہم عدالتی ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ عدالتی ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی آزاد ہو کر کام کرے. جو ماضی میں جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہمارے چند جج حضرات نے کیے ہیں، ہم اس کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح پھر کسی وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ جو ہے وہ نہ چڑھایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح جب حکومتیں ڈیزالو کی گئیں تو عدالتوں سے ان کو غیر آئینی چیزوں کو ریلیف نہ ملے. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طریقے سے جس طریقے سے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے غیر آئینی کاموں کو نظریہ ضرورت کے تحت انڈورس کیا گیا، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طریقے سے جس طریقے سے افتخار چودھری، ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال نے جو اپنا رول پلے کیا، آئندہ کوئی جج اس طرح کا غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کرے. اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی مختلف پارٹیوں سے مل رہے ہیں، مختلف جماعتوں سے مل رہے ہیں تاکہ ہم ملک کو آگے لے کر چلیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو کل کو ہر ایک کو ریلیف ملے گا. اگر آپ نے ایک دفعہ سسٹم ٹھیک کر دیا تو سب کو ریلیف ملے گا. یہاں پر جس طریقے سے بے چینی دکھائی جا رہی ہے،
यहाँ पे जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में इस तरह की सियासत कभी नहीं थी। पाकिस्तान में कभी नफरतों की पॉलिटिक्स नहीं रही है। पाकिस्तान में कभी इस तरीके से जत्थे जो है वो कभी नहीं रहे। सबसे बड़ा बुरा टाइम देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने देखा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कोड़े खाए, सरेआम पीपुल्स पार्टी के वर्करों को कोड़े लगे, पीपुल्स पार्टी के वर्करों को फांसी दाग पर पहुंचाया गया, पीपुल्स पार्टी के लीडरों ने अपने जान के नजराने दिए, लेकिन कभी इस तरीके से जत्थे कभी नहीं लेके आए। हुकूमतें हमारे पास भी थी। हमारी हुकूमत में पिछली जब ये हुकूमत थी इमरान खान की 2018 वाली, उसमें पीपुल्स पार्टी के लीडरान को, मोहतरम आसिफ अली जरदारी को इसी शहर से मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की मौजूदगी में रात के 12 बजे ईद की रात को मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से जेल लेके जाया गया, वो भी कैद में थी। हमारे पास भी हुकूमतें थी, हमारे पास भी इस तरह की पुलिस थी, हमारे पास भी टीयर गैस थे, हमारे पास भी ये जो भी मशीनरी थी सारी सरकारी मशीनरी थी। हमने कभी किसी सूबे पे या कभी किसी वफाक पे हमले करने की कोशिश तो क्या कभी सोच भी नहीं रखी। हमने इससे बुरे वक्त देखे हैं। जब मोहतरमा की शहादत हुई, जब पूरा मुल्क उस वक्त जिस माहौल में था, उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया कि हमें पाकिस्तान खपे। में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट खबर यह है कि पुलिस की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस रवाना हुई है। कैदी वैन भी केपी हाउस की जानिब भिजवा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से नाकाबिल ज़मानत वारंट भी अब से कुछ देर पहले जारी हुए थे। अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी, गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में जारी हुए हैं। जुल्करनैन हमारे साथ हैं। जुल्करनैन बताइए। जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि पुलिस भारी जो नफरी है वो केपी हाउस रवाना कर दी गई है और कैदी वैन जो हैं वो भी भिजवाई जा रही हैं, क्योंकि केपी हाउस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं, तो उनके साथ और भी काफ़िले के जो लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि वहाँ जितने भी लोग बाहर मौजूद हैं तो उन तमाम को गिरफ़्तार किया जाएगा और गिरफ़्तारी के लिए ही जो कैदी वैन हैं वो मंगवाई गई हैं। पुलिस की मज़ीद जो भारी नफरी है वो भी भिजवाई गई है। जुल्करनैन आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस वक्त वज़ीर आला तो केपी हाउस में ही मौजूद हैं और नफरी पहुंच चुकी है, काफिला जो था वो कहाँ है, यहाँ कितने लोग हैं उनके साथ? खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी हाउस में ही मौजूद हैं और पुलिस की जो नफरी है वो जुल्करनैन को सुनने में कुछ दुश्वारी है। जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस रवाना हुई है, कैदी वैन भी यहाँ भिजवा दी गई है। अब तक के लिए इतना ही।